नमस्कार दोस्तों। 1980 में जब काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था CA/5633/80, यानी मेरे को मिला के उस समय तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में 5633 आर्किटेक्ट्स रजिस्टर्ड थे। 1972 का एक्ट था, ये 1975 में इंप्लीमेंट हुआ। तो उस समय ये तय पाया गया कि जितने भी आर्किटेक्ट्स क्वालिफाइड हैं और वो सारे आर्किटेक्ट्स या नक्शानवीस जिनकी 5 साल की प्रैक्टिस थी सन 1972 से पहले, उन सबको भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन दे दे ताकि उनका रोजगार चलता रहे। और ये तय पाया गया कि 1972 के बाद कोई भी अनक्वालिफाइड व्यक्ति को रजिस्टर नहीं किया जाए। बहरहाल ये तो वो जानकारी कि 1980 से पहले किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता था आर्किटेक्ट्स का, और वही परंपरा जो तब थी वही परंपरा अभी तक चली आ रही है। अभी भी सिर्फ उन्हीं लोगों का काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्ट्रेशन करती है जो क्वालिफाइड है, और जितनी प्रकार की क्वालिफिकेशन है उसकी लिस्ट काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। दोस्तों, उस समय सारे देश में निर्माण हो रहे थे, आज भी सारे देश में निर्माण हो रहे हैं। देश में आर्किटेक्ट्स की बहुत कमी थी। बहुत सारे शहरों में तो अगर आप 1980 का आंकड़ा देखें तो शायद पूरे राजस्थान में 2 या 3 आर्किटेक्ट थे। उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में कहीं 3 आर्किटेक्ट थे, कहीं 4 आर्किटेक्ट थे। जो आर्किटेक्ट्स की पूरी कंसंट्रेशन थी वो दिल्ली और महाराष्ट्र। काफी आर्किटेक्ट्स की संख्या चंडीगढ़ में भी थी। महाराष्ट्र में भी अधिकतर आर्किटेक्ट्स मुंबई शहर में केंद्रित थे, जो उस समय बॉम्बे कहलाता था। लोग बाग घर तो बना रहे थे, घर के लिए उनको डिजाइन की भी जरूरत होती थी। उस डिजाइन के लिए उनके शहर में, उनके गांव में, उनके कस्बे में, उनके मोहल्ले में जो भी व्यक्ति अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट का बोर्ड लगा के बैठ जाता था, वो लोग उस पर चले जाते थे। कुछ लोगों के सुझाव पर मैंने हाउस प्लान्स की किताबें तैयार की। उसमें विभिन्न प्लॉट साइज के तरह तरह के हाउस प्लान्स दिए जो बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से तैयार किए गए थे कि कहाँ कितना सेटबैक छोड़ना है, कमरों का न्यूनतम साइज क्या होगा, स्टेयरकेस कैसे जाएगा। जो भी म्युनिसिपैलिटीज की अपनी आवश्यकताएं होती थी उसके हिसाब से ये प्लान्स तैयार किए गए, और ये हाउस प्लान्स की किताबें मैंने तैयार की। कुछ पत्र पत्रिकाओं में मेरे इस प्रकार के लेख छपे जिसमें जनसाधारण को मैंने भवन निर्माण की बारीकियां, भवन डिजाइन के रूपरेखाएं प्रस्तुत की। गृह शोभा इस तरह के मेरे कुछ नक्शे छापे थे। और सन 1981 में ये मेरी पुस्तक आई 51 हाउस डिजाइन, जिसे पुस्तक महल ने प्रकाशित किया था। ये वही प्रकाशक है जो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स छापने के लिए मशहूर है। इससे पहले मेरी एक और किताब आ चुकी थी, होम डेकोरेशन गाइड, जो पाठकों ने काफी सराहा था। भारत की पहली किताब थी जो एक आर्किटेक्ट ने गृह सज्जा पर लिखी थी। हाउस डिजाइन की मेरी किताब से पहले भी कुछ किताबें थी, लेकिन वो बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से उनमें प्लान्स नहीं दिए गए थे। कुछ पूना की छपी हुई किताबें थी, कुछ और किताबें, कुछ सीमेंट कंपनियों ने कुछ किताबें छापी थी जिसमें कुछ मकानों की रूपरेखा थी। इन किताबों में मैंने तरह तरह के हाउस प्लान्स दिए, और सबसे बड़ा मकसद मेरा यह था कि दूर दराज के इलाकों में जो लोग, जिनके पास आर्किटेक्ट की सुविधा नहीं है, उनको मैं मदद कर पाऊं। नक्शे वाली किताब, नक्शे वाली किताबों के नाम से किताब जानी जाती थी, और देश की तकरीबन हर दुकान पे जहां पर भी किताबें मिलती हैं, किताबें उपलब्ध थी। एच व्हीलर के स्टॉल्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे किताबें उपलब्ध थी।
हिंदी में होने के कारण लोगों को मेरी बात सरलता से समझ भी आ रही थी। इन किताबों का उद्देश्य आर्किटेक्ट्स का विकल्प तैयार करना नहीं था। मैंने अपनी हर किताब में ये बताया है कि आप भवन निर्माण आर्किटेक्ट की देखरेख में कराएं। आर्किटेक्ट वही कहलाएगा जिसपे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन नंबर है। और इन बातों से जो मैंने अपनी किताबों में लिखी थी, कई लोगों को आपत्ति भी थी। जो छोटे शहर में नक्शा नवीस थे, ड्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने मेरे को पत्र भी लिखे कि सर आप इस तरह की बातें अपनी किताब में मत लिखो, नहीं तो लोग हमसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं। मैं दिखाता हूं अपनी किताबों में किस प्रकार से मैंने ये सूचना डाली थी। मेरी किताबों की बहुत बड़ी संख्या मकान के नक्शों की, इसको बोलचाल की भाषा में नक्शा बोलते हैं, लिखी। लाखों पाठकों ने फायदा उठाया। बहुत से लोगों ने इसमें से डिजाइन लिए और अपने घर बनाए। बहुत से नक्शा नवीसों ने भी इसमें से डिजाइन लेके अपने क्लाइंट्स को बेचे होंगे। इसमें सिर्फ हाउस प्लान्स ही नहीं मैंने दिए थे, और भी इस तरह की जानकारी दी थी कि कैंटिलीवर स्लैब क्या है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब क्या है, क्यों इस तरह की घटनाएं होती है कि कहीं सामने से बारात जा रही थी, बालकनी में 50 लोग खड़े हुए, बालकनी धराशायी हो गई, क्यों इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि छतों में क्रैक आ गए। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी है, तकनीकी जानकारी है, जो मैं समझता था कि आर्किटेक्ट्स के पास सिर्फ ये जानकारी उपलब्ध है और जनसाधारण को ये जानकारी हमें देनी चाहिए। मैंने उनको बताया रूफ के अंदर रेनफोर्समेंट कहाँ डालना है, ऊपर डालना है कि नीचे डालना है, किस प्रकार से कैंटिलीवर स्लैब्स में रेनफोर्समेंट डलेगा, किस प्रकार से कैंटिलीवर बीम से रेनफोर्समेंट डलेगा, खिड़की दरवाजे किस प्रकार से बनाने हैं। उसके कुछ साल बाद मेरी एक और किताब आई, मॉडर्न हाउस प्लान्स। मैं इन किताबों के अंदर क्या आपको कुछ प्रश्न दिखाता हूं, किस प्रकार से हमने इसमें हाउस प्लान्स दिए और उसका डिस्क्रिप्शन साथ में छापा कि ये कहाँ बेडरूम है, कहाँ ड्राइंग रूम है, कहाँ किचन है। तो ये मॉडर्न हाउस प्लान में हमने इसमें साथ में कुछ एलिवेशन भी दिए और लोगों को बताया कि किस प्रकार से इसका एलिवेशन भी बन सकता है। अब आर्किटेक्ट आदित्य कमल ने इस प्रकार की हाउस प्लान्स की किताबें तैयार की हैं, जिसमें इस प्रकार के 3D मॉडल्स भी दिए गए। हाउस प्लान के साथ डिस्क्रिप्शन है और 3D मॉडल दिया गया। वास्तु के हिसाब से भी प्लान तैयार किए गए, क्योंकि वास्तु का लोगों में आप इसको खौफ कहें या मांग कहें, तो हमें लगा कि जनसाधारण को वास्तु के बारे में बताया जाए, ताकि वो पोंगा पंडितों के पास जाकर, जिनमें उल जुलूल बातें लिखी हुई हैं कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं होगी तो परिवार का कोई व्यक्ति मर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में कुआं नहीं होगा तो परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा, साउथ ईस्ट में अगर किचन ना हो तो वहां पर आप एक लाइट लटका दें। इस तरह की बेबुनियाद बातें वास्तु की किताबों में हमने पाई। कोई वास्तु के नाम पे पिरामिड बेच रहा है कि पिरामिड आप लगा दीजिए अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या किचन में, तो आपका घर एनर्जाइज हो जाएगा, यानी कॉस्मिक शक्तियां, कॉस्मिक एनर्जी आपके घर में प्रवाहित हो। यह मूर्खतापूर्ण बात है। अगर सूरज आपकी खिड़की के बाहर है, सनशेड से नहीं कट रहा तो धूप आएगी, सनशेड से कट गया तो धूप नहीं आएगी। साउथ दिशा में सनशेड है, साउथ दिशा में आपका कमरा है, तो वहां पर सर्दी में धूप आ जाएगी, गर्मी में कट जाएगी, जो वांछित है, जो जरूरी है। इसी को हम आर्किटेक्चर की भाषा में ओरिएंटेशन बोलते हैं। ये जानकारियां हमने अपनी किताबों में दी। इन किताबों का उद्देश्य, जैसे मैंने पहला कहा,
कि आर्किटेक्ट का विकल्प तैयार करना नहीं है। विदेशों में इस तरह की सैकड़ों किताबें हैं, हर कंट्री ने इस तरह की किताबें छापी है। और कंसेप्ट यही है इन किताबों का कि आर्किटेक्ट के पास जाने से पहले जो निर्माता है, जो भवन बना रहा है, उसको कुछ रूपरेखा मिल जाए मकान की, अपने प्लॉट साइज की, ताकि अपना मन बना ले कि मेरे कितने बेडरूम का नक्शा बन जाएगा, किस प्रकार ड्राइंग रूम होगा, कैसे आंगन होगा, कहाँ कार खड़ी होगी। इनमें जो चेतावनियां मैंने अपनी किताबों में छापी थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ, संसद द्वारा स्वीकृत 1972 के इस एक्ट के अनुसार केवल वही व्यक्ति आर्किटेक्ट कहलाएगा जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत है। नए सिविल इंजीनियर तथा ड्राफ्ट्समैन का काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अधिकतर संस्थाएं तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा प्रदान किए गए रजिस्ट्रेशन नंबर को ही मानती हैं, परंतु कुछ संस्थाएं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी देती हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन इस बात की गारंटी है कि आपका आर्किटेक्ट सही शैक्षिक योग्यता प्राप्त है व्यक्ति है। चिकित्सा के क्षेत्र की तरह मकान निर्माण के क्षेत्र में भी नीम हकीमों की घुसपैठ है तथा हर जायज नाजायज व्यक्ति अपने को आर्किटेक्ट का खिताब देता है। आम बोलचाल की भाषा में तो ड्राफ्ट्समैन और सिविल इंजीनियर को भी लोग आर्किटेक्ट कह देते हैं, परंतु अब संसद द्वारा आर्किटेक्ट 1972 के पारित करने के बाद इस प्रथा पर रोक लगी है और वही लोग आर्किटेक्ट कहलाने के अधिकारी हैं जो वास्तव में आर्किटेक्ट हैं। मैंने अपनी हर किताब में कहा है कि प्रयास यही करें कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को ही अपने मकान का कार्य सौंपा जाए, क्योंकि यह संस्था सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त आर्किटेक्ट्स को ही पंजीकृत करती है। जिस तरह एक शैक्षिक योग्यता प्राप्त आर्किटेक्ट नीम हकीम की अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह से आपकी चिकित्सा कर सकता है, उसी तरह एक शैक्षिक योग्यता प्राप्त आर्किटेक्ट भी ड्राफ्ट्समैन अथवा नक्शा नवीस की बजाय ज्यादा समझदारी से मकानों से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी निभा सकता है। बिल्डिंग बायलॉज वगैरह की हमने इसमें इंफॉर्मेशन दी ताकि लोगों को पूरे म्यूनसिपैलिटी कमेटी से मोटे मोटे ग्रंथ ना पढ़ने पड़े, किस प्रकार से कितने सेटबैक्स छोड़ने हैं, ये सारी जानकारियां दी। अभी देखिए, मेरी एक अन्य किताब थी 1986 में प्रकाशित हुई, उसमें भी मैंने यही बात कही है। 1972 में स्वीकृत आर्किटेक्ट्स एक्ट के अनुसार वही व्यक्ति आर्किटेक्ट कहला सकते हैं जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पंजीकृत है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अब सिर्फ उन्हीं आर्किटेक्ट्स का पंजीकरण करती है जो सही प्रकार से शिक्षा प्राप्त होते हैं। अतः इस संस्था द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति आर्किटेक्ट कहलाने का अधिकारी है तथा यह इस बात का सबूत है कि सिर्फ वह आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है। हमारे देश के विस्तार तथा जनसंख्या के हिसाब से आर्किटेक्ट की कमी है, फिर भी इस समय तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा 7,500 आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। 1986 की बात है। हर छोटे बड़े शहर में आपको कोई ना कोई पंजीकृत तथा शैक्षिक योग्यता प्राप्त आर्किटेक्ट अवश्य मिल जाएगा। अगर आपके शहर में कोई शैक्षिक योग्यता प्राप्त आर्किटेक्ट ना हो तब भी किसी नीम हकीम अथवा नक्शा नवीस को मकान का नक्शा देने के लिए कदापि भूल ना करें। बेहतर यही रहेगा कि किसी निकटवर्ती शहर में जाकर सही आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाएं। ये देखिए, जिस तरह से आप अपनी पेट की चीड़ फाड़ का ठेका नीम हकीम को नहीं दे सकते, उसी प्रकार से मकान के डिजाइन को तैयार करने का काम भी नीम हकीम को देना खतरे से खाली नहीं होता। मकान कम से कम 100 साल अवश्य खड़ा रहता है और कम से कम 2 पीढ़ियों तक द्वारा अवश्य इस्तेमाल में आता है। गलत डिजाइन के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों का सामना न सिर्फ आपको बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी करना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर के बारे में इसके अंदर थोड़ा सा बताया, जनसाधारण को थोड़ी सी ये अखबारों के कुछ हमने कटिंग्स इसमें डाली, जिसमें आ रहा है बालकनी क्रैश, 3 किल्ड इन बालकनी कोलैप्स, 6 किल्ड इन रूफ कोलैप्स, तारीखों को ढह गया, फैक्ट्री की छत गिर गई। इसमें हमने विशेष रूप से बता रखा है कि क्यों कोई भी छत आपकी गिर सकती है, किस तरीके से रूफ के ऊपर लोड आता है, किस तरीके से रूफ बेंड करती है। अगर सिंपली सपोर्टेड रूफ है तो कैसे बेंड करेगी, कैंटिलीवर रूफ है तो कैसे बेंड करेगी, किस तरीके से रूफ के अंदर आपको रिइंफोर्समेंट देना है। तो ये सारी बातों का उद्देश्य सिर्फ यही था कि अगर किसी को कोई आर्किटेक्ट नहीं भी मिल पा रहा है तब भी वो इस तरह की सावधानियां बरत ले तो अनाड़ी लोगों से वो बच जाएगा। ये बुक ऑफ हाउस प्लान्स है, इसमें काफी सारे हाउस प्लान्स बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से दे रखे हैं, विद साथ में 3D मॉडल और उनके एलिवेशंस दे रखे हैं। इसमें भी देखिए रूफ स्लैब के बारे में भी, डिजाइन के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, कैसे इंक्लाइंड लेंथ होगी, कैसे बेंट अप बार होगी, किस प्रकार से स्लैब या बीम के अंदर रिइंफोर्समेंट डाला जाएगा। ये देखिए,
कॉस्ट ऑफ डिफरेंट वर्क्स इन बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर कहाँ कितना खर्चा आएगा, कि खुदाई में कितना खर्चा आएगा, फाउंडेशन में कितना खर्चा आएगा, ब्रिक वर्क में कितना आएगा, रूफिंग में कितना आएगा, फ्लोरिंग में, ये सारी बातें बड़ी विस्तार से एक आम आदमी के लिए हमने तैयार की है। डैम्प प्रूफ फोर्स कहाँ पर डालना है। कोशिश ये की गई है कि दूर दराज में जहाँ पर आर्किटेक्ट्स की पहुंच नहीं है, ये ओरिएंटेशन के बारे में देखिए बड़े विस्तार से इसके अंदर बता रखा है। सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता हुआ, साउथ से गुजरता हुआ वेस्ट में डूबता है। सर्दी का सूरज किस एंगल का होता है, गर्मी का सूरज किस एंगल का होता है। इसी तरीके से आर्किटेक्ट आदित्य कमल की हिंदी की किताब है भवन डिजाइन एवं निर्माण, इसमें भी देखिए ओरिएंटेशन के बारे में, सन एंगल के बारे में बहुत विस्तार से समझा रखा है। ये ढेरों हाउस प्लान्स इसके अंदर हमने दिए हैं, जिसमें बाहर से उसकी भवन की कैसी रूपरेखा होगी, जिसको हम बोलचाल की भाषा में एलिवेशन बोलते हैं। तो कोशिश ये की गई है कि ये मकानों के नक्शे, हाउस प्लान्स उनको लोगों को मिल जाए, ताकि वो उल जलूल नक्शे जो वास्तु की किताबों में भरे पड़े हैं, जिसमें खिड़की दरवाजे नहीं है, रोशनी नहीं है, कुछ नहीं मालूम कहाँ क्या हो रखा है। अब ये भूकंप प्रतिरोधी इमारतों के बारे में थोड़ी सी इसमें जानकारी दी है, किस प्रकार से भूकंप से थोड़ा सा बचाव आपका हो जाए। तो लिंटल बीम, प्लिंथ बीम, रूफ बीम कहाँ पर किस प्रकार से डालनी है, थोड़ी सी जानकारी मिली है। ये आदित्य कमल ये कन्या किताब है बिल्डिंग और होम, इसमें भी उसी प्रकार के ढेरों हाउस प्लान्स दे रखे हैं। ये देखिए बिल्डिंग बायलॉज के एक्सेप्ट इसके अंदर डाले हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम हरियाणा बिल्डिंग कोड, एक्सेप्ट फ्रॉम बिल्डिंग बायलॉज, इस दिल्ली की बिल्डिंग बायलॉज इसके अंदर दे रखे हैं। ये आदित्य कमल का चित्र आप देख पा रहे हैं, अन्य किताबें हमारे पब्लिकेशन की आप देख पा रहे हैं। दोस्तों ये जो भी किताबें हमने तैयार की थी, जिग्नेश जाबरेकर ने पुस्तक है होम डेकोरेशन गाइड, जो भी पुस्तकें सारी तैयार की थी, उनका उद्देश्य ये रहा है कि लोग घर बनाने के लिए नीम मकीन के पास ना जाएं, अपने शहर में आर्किटेक्ट्स को तलाशें, लेटेस्ट हाउस डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट नोटिस हमने हर किताब में दिया हुआ है कि ये पूरा विस्तार से आप इसको पढ़ सकते हैं हमारी किताबों में। और जब से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आखिर में लिखी हुई है, इट इज एडवाइजेबल टू यूज द सर्विसेज ऑफ ओनली क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स फॉर एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी। हम बार बार लोगों से यही की बात कर रहे हैं कि आर्किटेक्ट सिर्फ वही है जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड है, और सिर्फ उसी व्यक्ति के पास अपना भवन निर्माण कराने जाए जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट। नक्शे वाली किताबें बनाने का एक ही उद्देश्य है कि लोग अच्छे हाउस प्लान्स उनको मिल पाए। आप देखिए YouTube पे देखिए तरह तरह के वीडियोस डले हुए हैं। कोई कह रहा है घर बैठे नक्शा बना लो, कोई बता रहा है 30 बाई 40 में कैसे नक्शा बनेगा, कोई बता रहा है कैसे ग्राफ पेपर उठाओ नक्शा बना लो। दोस्तों 4 लाइनें कागज पे खींच लेना नक्शा नहीं होता। प्लॉट के साइज के हिसाब से, बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से, ओरिएंटेशन के हिसाब से, सूरज उगने की डूबने की दिशा के हिसाब से, परिवार की आवश्यकताओं के हिसाब से ये सारे डिजाइन तैयार किए जाते हैं, और किए भी जाने इसी प्रकार से चाहिए। एक डॉक्टर का रहन सहन अलग होगा, एक कच्चे बनियान बेचने वाले व्यापारी का रहन सहन अलग होगा, एक पंजाबी का रहन सहन अलग होगा, एक मराठी का अलग होगा, एक गुजराती का अलग होगा। आपका आर्किटेक्ट आपसे बातचीत करता है, समझता है, आपकी आवश्यकताओं को समझता है, आपके परिवार की जरूरतों को समझता है, आपके प्लॉट के हिसाब से प्लान तैयार करता है। देखने में एक कागज का टुकड़ा जिसको हम हाउस प्लान बोलते हैं लगता है कि आधे घंटे 1 घंटे का काम होगा, ऐसा नहीं है। जो उसका ढेरों सालों का अनुभव है, जो उसकी शैक्षिक योग्यता है, उसके हिसाब से प्लान्स तैयार किए जाते हैं। YouTube पर देखकर मकानों के नक्शे सेलेक्ट मत करें, अपने शहर के आर्किटेक्ट के पास जाएं। आज दिल्ली शहर में 1.5, 2, 3 करोड़ से कम का कोई प्लॉट नहीं है। दिल्ली NCR में भी इस तरह के प्लॉट्स हैं जिसकी कीमत 30 लाख 40 लाख है। तो कोई आर्किटेक्ट अगर 10,000 से 50,000 फीस आपसे ले रहा है,
तो बहुत ज्यादा नहीं है। इस पर विचार करें। नमस्कार।